फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा थर्ड यूनिट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। इसके बाद हमने टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके बाद में हमने साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। प्रीवियस वीडियोस में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ऑल वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें कि हमें 2 पॉइंट पढ़ना है, आइटम राइटिंग एंड आइटम एनालिसिस। इसको पढ़ने से पहले हमें स्टेप्स को भी पढ़ना है कि किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डेवलप करने के लिए हम किस स्टेप से होकर के गुजरते हैं। उस स्टेप को फॉलो करना, उसको सीक्वेंस में ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स बतलाए गए हैं, जिनको कि सीक्वेंस में आपको ध्यान में होना चाहिए। और सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, इसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर किसी भी टेस्टिंग को या किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डेवलप करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है परीक्षण की योजना को बनाना। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डेवलप करने वाले हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप करने वाले हैं, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर एटीट्यूड टेस्ट को डेवलप करेंगे, अट्रैक्शन टेस्ट को डेवलप करेंगे। मीन्स हमें क्या मेज़र करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डेवलप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तरह से प्लानिंग हो जाती है। हम एक साइकोलॉजिकल टॉपिक को उठा लेते हैं, वहाँ पर हम फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ पर, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट पर, हमें यहाँ पर अपने टेस्ट को डेवलप करना है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है एकांश लेखन का। एकांश लेखन क्या होता है? अपने टेस्ट से रिलेटेड हम किस तरह से किसी के भी इंटेलिजेंस को मेज़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के अगर हम इंटेलिजेंस को चेक करना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल देख करके हम बिल्कुल भी मेज़र नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति के अंदर में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है या फिर उसके अंदर में सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। वहाँ पर उस पर 2-3 टेस्ट को अप्लाई करके ही हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर में कितना IQ है और कितना EQ है, कितना SQ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो एकांश लेखन क्या होता है कि अपने टेस्ट से रिलेटेड ही कुछ आइटम्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चनायर जैसा ये होता है, जहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसका आंसर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप से, MCQs टाइप से देना होता है। आगे हम एकांश लेखन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के एकांश किस तरह से ये बनाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है परीक्षण का प्रारंभिक क्रियान्वयन या फिर जांच। मीन्स यहाँ पर हमने प्लानिंग कर ली कि हमें इंटेलिजेंस टेस्ट पर हमें स्केल डेवलप करना है। इसके बाद में हमने उससे रिलेटेड कुछ अपना एक क्वेश्चनायर भी तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि अब हमें उसको टेस्ट करना होता है। मीन्स किसी के ऊपर उसको अप्लाई करना होता है कि ये हमारा टेस्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को सही से मेज़र कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके बाद में हमने जो अपना टेस्ट बनाया होता है, इसको हम किसी भी सैंपल के ऊपर उसको अप्लाई करके देखते हैं। उसके बाद में पहले से ही उस पर जो टेस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे पहले से ही जो इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल हैं, फिर उसको भी हम अप्लाई करेंगे। फिर अपने उसके रिज़ल्ट और अपने टेस्ट के रिज़ल्ट को वहाँ पर कंपेयर किया जाता है कि दोनों में कितना कोरिलेशन है। मीन्स ऐसा तो नहीं कि हमारा टेस्ट कुछ अलग ही रिज़ल्ट बता रहा है और जो पहले से जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनमें कुछ अलग स्कोर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो मीन्स हमारा टेस्ट वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे टेस्ट में हमें सुधार की ज़रूरत होगी। और अगर पहले से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का भी वही स्कोर आता है, हमने जो अपना टेस्ट अप्लाई किया है हमारे नॉर्म के अनुसार हमारा भी वही स्कोर आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रारंभिक क्रियान्वयन किया गया है वो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद में आगे फिर हम आते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता पर। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है जितनी बार भी उस टेस्ट को अप्लाई किया जाए उतनी बार सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार उसी सेम व्यक्ति पर अगर अप्लाई किया गया तो कभी कुछ और रिज़ल्ट आ गया,
सेकंड टाइम जब अप्लाई किया गया तो बिल्कुल ही अलग रिज़ल्ट आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही रिज़ल्ट आना चाहिए। थोड़ा बहुत 0.12 का डिफरेंस हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षण की विश्वसनीयता से यही तात्पर्य है कि बिल्कुल जितनी बार भी हम उसको अप्लाई करें हमारे पास में वही रिज़ल्ट आए। इसके बाद में इसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। परीक्षण की वैलिडिटी, वैधता से क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि जिस चीज़ को मापने के लिए इस टेस्ट को डेवलप किया गया है वो उसी चीज़ को मेज़र करे। ये इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर मेज़र करने के लिए हमने टेस्ट को डेवलप किया हुआ है तो वो इंटेलिजेंस को ही वहाँ पर मेज़र करे। ऐसा ना हो कि अगर हमने सपोज डैट हमने अगर ईक्यू को मेज़र करने के लिए अगर कोई टेस्ट को डेवलप किया हुआ है तो वहाँ पर वो ईक्यू ना बतला करके पूरे होल इंटेलिजेंस के बारे में बतलाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए ये स्केल डेवलप किया गया है उसी चीज़ को वहाँ पर वो मेज़र करे। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्टेप आता है परीक्षण का मानक, मीन्स इसका नॉर्म। अब नॉर्म से क्या मतलब होता है? नॉर्म से ये मतलब होता है कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, किन किन लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हम कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट की ही बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टेस्ट की कुछ अलग अलग अपने नॉर्म्स हैं, अलग अलग लिमिटेशंस हैं। कुछ ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो कि एडल्ट पर यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए हैं जो कि बच्चों पर ही सिर्फ अप्लाई किया जा सकता है, बड़ों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मीन्स यहाँ पर परीक्षण के मानक से यही तात्पर्य होता है कि यहाँ पर एक नॉर्म दिया गया होता है, एक सीमा दी गई होती है कि इस सीमा के अंदर में ही इस टेस्ट को अप्लाई करना है और वहाँ पर इसका रिज़ल्ट 100% आएगा। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है परीक्षण का मैनुअल तैयार करना और पुनरुत्पादन करना। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर परीक्षण का एक मैनुअल तैयार किया जाता है। अब मैनुअल का क्या मतलब होता है? तो मैनुअल में प्रॉपर ये चीज़ें बतलाई गई होती हैं कि ये टेस्ट किस एज लेवल के लिए बना हुआ है, ये किस चीज़ को मेज़र करता है। अगर इंटेलिजेंस को मेज़र करता है तो क्या ये होल इंटेलिजेंस को मेज़र करता है या फिर ये इंटेलिजेंस के किसी एक ख़ास एस्पेक्ट को मेज़र करेगा। इसके बाद में इसको कैसे इसको अप्लाई करना है, कितने कितने टाइम का गैप रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैनुअल में दी गई होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। तो किसी भी साइकोलॉजिकल स्केल को बनाने के लिए ये सारे स्टेप से होकर हमें गुजरना होता है। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में होने चाहिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं आइटम राइटिंग के बारे में। व्हाट इज़ आइटम राइटिंग? किसी भी टेस्ट को बनाने में, किसी भी टेस्ट में एकांश लेखन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ आइटम राइटिंग। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, बीन की डेफिनेशन दी गई है कि एकांश ऐसा पाठ या प्रश्न होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये आइटम राइटिंग क्या होता है कि अपने ही टेस्ट से रिलेटेड हम जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए टेस्ट को बना रहे हैं उससे ही रिलेटेड कुछ MCQs जैसे क्वेश्चंस होते हैं। छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको घूमना फिरना पसंद है, क्या आपको घूमना फिरना पसंद है? आंसर ऑप्शन रह सकता है येस नो, आई डोंट नो, इस तरह से आंसर हो सकता है। आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। क्या आपको रात में जल्दी नींद आ जाती है? मतलब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको इसी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। आगे हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे तो ये हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि एकांशों को लिखने में, एकांशों को बनाने में क्या क्या हमें सावधानियों को बरतना चाहिए और इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, एकांशों की कठिनता का स्तर मध्यम होना चाहिए। मीन्स ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जीके का क्वेश्चन उठा के पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर हम किसी के जनरल नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो चीज़ मेज़र कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमें बनाना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं कि अगर जीके का पोर्शन होता है तो वहाँ पर जीके के ही क्वेश्चन होंगे। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है तो वहाँ पर रीजनिंग के ही क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसी तरह से अगर इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर उससे ही रिलेटेड, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड अगर स्केल को डेवलप कर रहे हैं तो उससे ही रिलेटेड वहाँ पर हमारे आइटम्स होंगे और क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल मीडियम होंगे।
बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे, बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होंगे, बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा जिसको कि एक नॉर्मल आईक्यू वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है, एकांशों को एकार्थी स्वरूप का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन से 2-3 मीनिंग निकले, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को देखने का, अगर 4 लोग उस चीज़ को देख रहे हैं तो चारों लोगों को उसके देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर हम किसी भी टेस्ट को डेवलप करने के लिए, या अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आइटम है, वो बिल्कुल उससे एक जैसी मीनिंग निकलनी चाहिए। मीन्स उसको जो भी पढ़े वो उसको एक जैसा ही समझे, कोई अलग अलग उसको ना समझे। नेक्स्ट है, एकांशों में पर्याप्त मात्रा में विभेदन क्षमता होनी चाहिए, अर्थात जिन व्यक्तियों में श्रेष्ठ गुण हो या उनकी कमी हो उसका स्पष्ट विभेद कर सकें। मीन्स क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जैसे कि अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट को अगर मेज़र कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही होने चाहिए। जैसे अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बना रहे हैं, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को बना रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है? ऐसा ना हो कि फिर अगर वहाँ पर हाँ नहीं पता नहीं का ऑप्शन हो सकता है, जैसा कि अगर आपने आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंट्री देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स जिस चीज़ को मेज़र करना है उससे ही रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, और वहाँ पर जब हम उसको स्कोरिंग को जब हम कैलकुलेट करें तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे पास निकल कर आना चाहिए कि बंदा इंट्रोवर्जन का है या फिर एक्स्ट्रावर्जन का है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा व्यक्तियों के ज्ञान के सिर्फ महत्वपूर्ण पहलुओं की माप हो सके। मीन्स अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हम पर्सनालिटी टेस्ट जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में अगर उसकी पर्सनालिटी को मेज़र कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर से कितना ज़्यादा उसको नोन है, या फिर वो अपने आसपास की चीज़ों से कितना ज़्यादा नोन है, इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे। उस तरह के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि ना बनाएं। वहाँ पर हमारा जो मेन हमारा फोकस है वो पर्सनालिटी टेस्ट है या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो उसी पर आधारित क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट है, एकांश तुक्का आधारित नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसा कि नॉर्मली एग्ज़ाम में बच्चे करते हैं कि कई बार तुक्का लगाते हैं, कई बार उनका तुक्का सही भी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी भी टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं तो तुक्का वाले क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है तो हम सही से हमारा रिजल्ट वहाँ पर एक्यूरेट नहीं हो पाता है। इसलिए क्वेश्चंस को बनाने में हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका स्वरूप स्वतंत्र होना चाहिए। मीन्स हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर बेस्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी भाषा सामान्य एवं सरल होनी चाहिए। मीन्स क्वेश्चन ऐसा हो जिसको कि एक नॉर्मल आईक्यू, एवरेज आईक्यू का व्यक्ति उसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और उसका आंसर उसका कर सके। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जो कि सबको समझ में ना आए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ईजी और नॉर्मल ही होना चाहिए। अब आगे हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि एकांशों के कितने कौन कौन से टाइप्स बतलाए गए हैं, कितने तरह के एकांश हो सकते हैं। तो यहाँ पर एकांशों के 2 टाइप्स बतलाए गए हैं। पहला है निबंधात्मक एकांश और दूसरा है वस्तुनिष्ठ एकांश। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो निबंधात्मक एकांश, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा और उसे आपको अपने शब्दों में डिफाइन करना होगा। जैसे इस पिक्चर को देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है, अब आप अपनी फीलिंग को लिखिए। इस पिक्चर को देखकर आप कोई घटना के बारे में लिखिए, खुद से रिलेटेड घटना के बारे में लिखिए, या फिर इस पिक्चर को देखकर आप एक स्टोरी लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो एकांश होते हैं, उसको सब्जेक्टिव एकांश या फिर आइटम कहा जाता है। जैसा कि हमने टैट के लिए भी देखा हुआ है, टैट थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें कि वहाँ पर जो प्रश्नों का स्वरूप होता है या फिर आंसर्स का रिस्पॉन्स करने का जो स्वरूप होता है वो सब्जेक्टिव होता है। और
जैसे इसमें भी दो तरह से हम बांट सकते हैं, लघु निबंधात्मक तथा लंबा निबंधात्मक। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसमें समझने जैसा कुछ भी वैसा नहीं है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ एकांश। इसमें क्या है, जैसा कि होता है नॉर्मली कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, इसमें एक क्वेश्चन होता है और उसका 3-4 ऑप्शन दिया गया होता है, उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं कि इसके भी अलग अलग टाइप्स के बारे में बतलाया गया है, जो कि आप देख लें। जैसे पहला है आपूर्ति प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश। जैसे नॉर्मल है, एक लाइन में समझ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। व्यवहारवादी के जनक डैश हैं, कौन है, अब उसको सब्जेक्ट को खुद से लिखना होता है यहाँ पे, तो जेबी वॉटसन। अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि व्यवहारवाद के जनक निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें से भी चूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चयन प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश। यहाँ पे क्या है कि इसमें दिए गए विकल्पों में से चुनना होता है, और यहाँ पर तीन तरह का होता है। 2 ऑल्टरनेट्स, मल्टीपल चॉइस। मीन्स या तो हाँ नहीं में, अगर हाँ नहीं के क्वेश्चन में अगर फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो उसको 2 ऑल्टरनेट कहते हैं। जैसे क्या आपको निद्रा की शिकायत है, हाँ नहीं, या तो होगी या तो नहीं होगी। अब पता नहीं तो कोई सब्जेक्ट कह नहीं सकता कि उसको एटलीस्ट अपने बारे में तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है बहुविकल्पी एकांश, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होता है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये अगर किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ भी, जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को भी हम अगर देखते हैं तो वहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि एक क्वेश्चन होता है, एक फिगर दिया होता है, और फिर 3-4 ऑप्शन, उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। या फिर अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक तरह से एक एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जा रहा है कि बच्चे को, अगर बच्चा टीचर बनना चाहता है तो उसमें कितनी एबिलिटी है। तो यहाँ पर भी एक तरह से ये एप्टीट्यूड को ही टेस्ट किया जा रहा है, एक तरह से सब्जेक्ट के बारे में इसको कितनी नॉलेज है इसको ही टेस्ट किया जा रहा है। तो इसको ही ध्यान में रख करके नेट के क्वेश्चन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बनाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर मेज़र किया जा सके। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों को फ़िल्टर किया जा सके कि इसके अंदर में ये वाकई, इसके अंदर ये टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो मेनली हम देखते हैं कि MCQs वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर होते हैं, या फिर कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैच कराना। ये आपने अपने नेट के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, मैच कराने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो हम किसी भी टेस्ट की बात करें, किसी भी, हम नॉर्मल अपने स्कूल के टेस्ट की बात करें, एग्ज़ाम टेस्ट की बात करें, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें, तो ये चीज़ यहाँ पर आइटम राइटिंग यहाँ पर सबके लिए ही अप्लाई होगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आइटम एनालिसिस। उसको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आइटम एनालिसिस, एकांश विश्लेषण, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। एकांश विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा एकांशों की वैधता तथा उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। मीन्स यहाँ पे आइटम एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है कि क्वेश्चन कितना वैलिड है। इस चीज़ को मापने के लिए, जैसे नेट के ही क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नेट का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है तो वहाँ पर इसको प्रॉपर एनालिसिस करके ही सेट किया जाता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस बच्चे की टीचिंग एप्टीट्यूड को ही मेज़र करें। अगर बच्चा साइकोलॉजी से या किसी भी सब्जेक्ट से अगर प्रोफेसर या टीचर बनना चाहता है तो ये चीज़ को मेज़र किया जाता है कि वहाँ पर बच्चा उस चीज़ को, उसने कितनी जानकारी उसके बारे में उसने रखी हुई है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो जाती है कि एक एक क्वेश्चंस मीन्स उसी अकॉर्डिंग होगा, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फिर अदर सब्जेक्ट से उठा कर दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आइटम एनालिसिस में मेनली यही किया जाता है कि क्वेश्चन किस तरह का है उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। आइटम डिफ़िकल्टी
मीन्स यहाँ पर आइटम एनालिसिस में क्या किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी आइटम कितना डिफ़िकल्ट है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस अगर दिए होते हैं तो क्वेश्चंस 3 लेवल के होते हैं। एक सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में इस तरह से सेट किए जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एकांश कठिनता से तात्पर्य व्यक्तियों के उस अनुपात से है जो किसी एकांश का उत्तर सही सही दे पाता है। एकांश की कठिनता स्तर को P से सांकेतिक किया जाता है और यह अनुपात या प्रतिशत जितना अधिक होता है एकांश को उतना ही आसान समझा जाता है। किसी एकांश का अधिकतम P + 1.0 होता है। यह तब पाया जाता है जब सभी व्यक्तियों ने इसका उत्तर सही दिया हो। मीन्स किसी भी टेस्ट को डेवलप करने से पहले उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों पर एक पायलट स्टडी करी जाती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि क्वेश्चन का आंसर कितने रिस्पोंडेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, P = R/N। P क्या हो गया, ये डिफ़िकल्टी लेवल को P से डिनोट किया गया है। R क्या हो गया, जिन्होंने राइट आंसर दिया हुआ है, और N क्या हो गया, कितने टोटल नंबर, कितने बच्चे थे, कितने बच्चों पर ये टेस्ट को अप्लाई किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ आ जाती है, जब तुक्का लगाया जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाता है कि कई बार कुछ अटकलबाजियों के कारण भी एकांश का उत्तर सही हो जाता है और इससे बचने के लिए संशोधन का सूत्र भी दिया गया है। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, हम देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को वैसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हर क्वेश्चन को टिक करके ही आना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा दिया जाता है और उसमें से देखा जाता है कि कई बार कुछ तुक्के सही निकल जाते हैं, कुछ तुक्के गलत लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी उससे टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर इसको दूर करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है, S = R - W/K - 1। S यहाँ पर क्या है, संशोधित स्कोर होता है। R क्या है, सही अनुक्रियाओं की संख्या जो राइट आंसर दिए गए। W क्या है, जो गलत आंसर्स किए गए। और K क्या है, एकांश में प्रयोग किए गए अनुक्रिया विकल्पों की संख्या मीन्स कितने ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए, 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे या फिर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए। तो इस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि एकांशों की कठिनता स्तर 0.75 होनी चाहिए। मीन्स बिल्कुल 75% क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीन्स सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिफ़िकल्ट ही नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकांशों की विभेदन शक्ति। एकांश की विभेदन शक्ति, विभेदन सूचकांक एकांश विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इससे तात्पर्य एकांश की वैसी शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश व्यक्तिक भिन्नता को दिखाता है, अर्थात सफल तथा असफल व्यक्ति के बीच में विभेद को करता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से किया जाता है, ये 3 तरह का होता है। पहला है धनात्मक विभेदन शक्ति, जब एकांश का स्वरूप ऐसा हो कि उस पर असफल व्यक्तियों के समूह की तुलना में सफल व्यक्तियों या श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह से अधिक लोग सही उत्तर देते हैं, तो एकांश के इस विभेदन शक्ति को धनात्मक विभेदन कहा जाता है। मीन्स प्रॉपर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है, तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक विभेदन शक्ति, जब समूह के सफल व्यक्तियों की तुलना में असफल व्यक्ति समूह अधिक सही उत्तर देता है, तो इसे ऋणात्मक विभेदन शक्ति कहा जाता है। और लास्ट है अविभेदन शक्ति। इसमें क्या होता है कि जब समूह के सफल सदस्य और असफल सदस्य दोनों ही बराबर बराबर सही आंसर करते हैं, तब इसे अविभेदन शक्ति कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। और आगे हम इसके मेथड्स को देख लेते हैं कि इसको एकांशों की विभेदन शक्ति की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर इसकी 2 विधियों के बारे में बतलाया गया है। पहला है 2 अनुपातों या प्रतिशतों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच विधि,
और इसमें क्या होता है कि इस विधि द्वारा एकांशों की विभेदन शक्ति मापने के लिए कुल उत्तरदाताओं का 27% नीचे से और 27% ऊपर से चुन लिया जाता है। फिर इन्हें कुल प्राप्तांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर दोनों समूहों के प्राप्तांकों के अंतर को ज्ञात कर लिया जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पावर को मेज़र करने के लिए जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको 27% नीचे से, मीन्स जिनकी अच्छे नंबर्स आए हैं वो, और जिनके थोड़े कम नंबर आए हैं वो, तो नीचे से बिल्कुल 27%, ऊपर से 27% को ले लिया जाता है। फिर उनके टोटल नंबर के आधार पे उसको अरेंज करके फिर ये पता लगाया जाता है कि दोनों ये जो टेस्ट है वो प्रॉपर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पावर इसके अंदर है या नहीं है। और अगर अंतर धनात्मक आता है तो इस एकांश को परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब इसके द्वारा विभेदन हो पा रहा है प्रॉपर। और गिलफोर्ड ने काई स्क्वायर के द्वारा विभेदन शक्ति को ज्ञात करने का सुझाव दिया हुआ है। मीन्स गिलफोर्ड ने काई स्क्वायर को सबसे अच्छा बतलाया हुआ है इसको मेज़र करने के लिए। और नेक्स्ट जो मेथड बतलाया गया है वो है सहसंबंधात्मक विधि। इसमें क्या है, विभेदन क्षमता ज्ञात करने में जिन सांख्यिकीय प्रविधियों का सहारा लिया जाता है वे हैं बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल एंड प्रोडक्ट मूवमेंट आदि, जिसको कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर दो समूहों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच वहाँ पे करी जाती है। मीन्स ये कितने सहसंबंधित हैं और ये इनका कोरिलेशनल लेवल क्या है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी नहीं समझने जैसा नहीं है। ऑलरेडी जिन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।